हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्ट्रीम मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स है। इसके हम चैप्टर फर्स्ट को यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट की जो कि इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर देखिए वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ इसकी स्टडी करेंगे। और देखिए यहाँ पर सभी को पूरा समझ में आ जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो। और देखिए जो इसका PDF होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इंस्टा पर भी आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं सीधा, यहाँ पर देखिए आपका जो चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, तो इस पर हम चलते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स की अगर बात करें, ठीक है, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स की अगर बात करें तो फर्स्ट चैप्टर आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। यहाँ पर देखिए टोटल 9 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। 9 चैप्टर, फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन, सेकंड आपका प्रेशर एंड मेजरमेंट्स है, और थर्ड है आपका फ्लो ऑफ फ्लड्स, फोर्थ है आपका फ्लो थ्रू पाइप्स, और 5 जो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम है, ठीक है। और देखिए 6 यहाँ पर है वाटर टर्बाइन एंड पम्प्स है, ठीक है, जो कि आपका 6 चैप्टर। 7 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम है, 8 चैप्टर है। एंड लास्ट चैप्टर है बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, ठीक है। इसकी स्टडी हम करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम देखेंगे यहाँ पर देखिए चैप्टर फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन, इसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इस चैप्टर फर्स्ट की इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं चैप्टर फर्स्ट में। तो चैप्टर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो चैप्टर फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन है। और इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम देखिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे फ्लड्स, ठीक है। फ्लड्स आखिर क्या होता है उसके जस्ट हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लड्स, ठीक है, ये इनके टाइप्स क्या हैं, इसका वर्गीकरण क्या होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम देखेंगे। VIZ इसको हम आपको विस्तृत रूप में अभी बता देंगे, ठीक है। उसका वेट डेंसिटी एंड इस स्पेसिफिक वेट भी इसे कहते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है इसकी एनालिसिस करेंगे। उसका जस्ट कैपिलरिटी क्या होता है, केशिकात्व क्या होता है उसको देखेंगे। उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है, और विस्कोसिटी क्या होती है, जस्ट देखिए। इसके बाद हम कंप्रेसिबिलिटी को देखेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। उसके बाद सरफेस टेंशन यानी कि जो हमारा प्रश्न तनाव है वो क्या होता है। काइनेटिक विस्कोसिटी एंड दियर यूनिट्स यानी इसकी यूनिट्स और काइनेटिक विस्कोसिटी होती क्या है। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, इसकी यूनिट। यहाँ पर इतने टॉपिक को हमको पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट की अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन में तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लड्स, ठीक है, आखिर फ्लड्स होता क्या है। तो फ्लड्स देखिए यहाँ पर हम एकदम बेसिक से आप लोगों को ले चलेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से आपको समझ में आ जाना चाहिए, एकदम माइंडसेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका फ्लड्स जो है इसको हम तरल बोलते हैं। और फ्लड्स के अंदर देखिए आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले हम फ्लड्स की अगर बात करें, देखिए फ्लड्स, तो फ्लड्स हमारा क्या होता है, जैसे आपका लिक्विड हो गया, ठीक है, लिक्विड हो गया और गैस हो गया, और गैस और आपका वेपर हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं ये फ्लड्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये किस में आते हैं, ये फ्लड्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो फ्लड्स है, तो यहाँ पर फ्लड्स होता क्या है और इसको पूरा एकदम कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो देखिए फ्लड्स जो है हमारा ये ग्रीक वर्ड है एक, ठीक है, ग्रीक शब्द से लिया गया है ये। और इस ग्रीक वर्ड जो है इसका मीन्स क्या होता है, फ्लोन। ये देखिए जो हमारा ग्रीक वर्ड्स है फ्लड्स, उसका मीन्स मतलब उसको लिया गया है फ्लोन शब्द से, ठीक है। एक ग्रीक वर्ड है फ्लोन, इसको फ्लोन शब्द से लिया गया है जो कि एक ग्रीक वर्ड है। और इसका जो फ्लोन है इसका मीन्स क्या होता है कि फ्लो, किसी भी मतलब फ्लो करना, एक प्रकार से फ्लो करना, प्रवाह होना, ठीक है। ये हमारा इसका फ्लोन शब्द का मीन्स है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी डिफिनीशन की बात अगर कर लेते हैं जनरली, तो यहाँ पर देखिए डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो तरल पदार्थ की अवस्था है, एक स्टेट है, ठीक है। आपको ये लिख देना है कि तरल क्या है, एक पदार्थ की अवस्था है यानी स्टेट है जिसमें बहने का गुण होता है, ये हमारा तरल कहलाता है। जिसमें फ्लो शब्द हमने बताया ना कि फ्लो आपका यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लो जिसमें बहने का गुण हो, फ्लो करने का गुण हो, फ्लो करने की प्रॉपर्टी हो, वो हमारा फ्लड्स कहलाता है। दैट्स इट, ठीक है। अब हम अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर ले या फिर इसको बताएं कि इसके अंतर्गत जैसे आपका लिक्विड हो गया, गैस हो गया एंड वेपर हो गया, ये सभी हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें नोट पॉइंट्स आप कुछ लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर तरल वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो कर्तन विरूपण में कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं। मतलब जो शियर डिफॉर्मेशन है,
ठीक है। जो शियर डिफॉर्मेशन है इसमें कोई भी ये क्या करते हैं, प्रतिरोध मतलब या विरोध नहीं करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं। और देखिए अगर हम बात करें तो तरल में क्या होता है, कर्तन बल के कारण बहने का गुण उत्पन्न होता है। जो कर्तन बल है यानी कि जो शियर फोर्स है, शियर फोर्स, इसके कारण ही क्या कहता है, कोई भी हमारा फ्लड जो होता है वो फ्लो होता है। कोई भी फ्लड है तो वो क्या करता है, फ्लो होता है। अगर कोई पूछे आपसे कि जो बहने का गुण है किसी भी तरल का यानी फ्लड का, तो वो किस फोर्स के कारण होता है, तो आपको बताएंगे क्या, शियर फोर्स के कारण उसमें बहने का गुण होता है, ठीक है। अब हम इसकी जनरली इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो है इसको ध्यान दें, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लड, ठीक है। आपको ये लिख देना है कि द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लड। अब हम बात करेंगे इसमें नोट पॉइंट्स आपको लिख देना है कि ये जो फ्लड होता है इसका जो आकार होता है, जो शेप होता है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है। देखिए फ्लड से किसी भी हमने पॉट में रखा, किसी भी पॉट में हमने कोई भी फ्लड रखा तो उसी के शेप में क्या कर लेगा, वो अपने आप को चेंज कर देगा। किसी भी बर्तन में हमने रखा, ठीक है, अब सपोज मान लीजिए कोई बर्तन है हमारा, उसमें हमने क्या किया, किसी भी फ्लड को रखा, किसी भी फ्लड को जब हम रखेंगे तो उसका जो देखिए आकार है वो निश्चित नहीं होता है, यानी कह सकते हैं अनिश्चित होता है, ठीक है। उसका कोई भी आकार नहीं होता, जिस शेप का बर्तन रहेगा उसी शेप में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो आप इसके बाद आप लिखेंगे जो इसका आयतन होता है वो निश्चित होता है। अब मान लीजिए कोई एक किलो एक लिक्विड 1 लीटर है आपका कोई फ्लड, तो उसको आपने किसी बर्तन में रखा तो उसका आयतन तो निश्चित है, ठीक है, बट उसका जो आकार है वो अनिश्चित है। जिस टाइप का आपका बर्तन होगा उसी टाइप में वो कन्वर्ट होगा, ठीक है, आयतन उसका निश्चित है। अब देखिए थर्ड जो है, पदार्थों का जो आकार है वो बर्तन के आकार पर निर्भर करता है, हमने बताया, ठीक है। तरल पदार्थों को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी के आकार में वो ग्रहण हो जाता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना। अगर हम बात करें सॉलिड में, तो देखिए सॉलिड में आपको सॉलिड के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मॉस, जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो कि आप 3rd सेमेस्टर में पढ़े थे, इसके अंतर्गत, क्योंकि जितना भी हमारा सॉलिड का स्टडी करते हैं वो सब हम मॉस में ही करते हैं, ठीक है। और देखिए जो मॉस है सॉलिड की अगर हम बात करें तो ये हमारा स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस और जो समानुपाती स्ट्रेन होता है, ठीक है। और फ्लड्स की अगर हम बात करें तो देखिए फ्लड्स जो होता है शियर फोर्स जो होता है टाउ या क्यू भी कह सकते हैं, क्यू से भी इसको डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेन रेट के हमारा समानुपाती होता है, ठीक है। और स्ट्रेन रेट को ही हम डिफॉर्मेशन रेट भी कहते हैं, जिसको हम डी थीटा अपॉन डी टी से डिनोट करते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम फ्लो शब्द को डिफाइन करें कि फ्लो आखिर किसे कहते हैं, जो कि हमने बताया कि फ्लोन शब्द से बना हुआ है फ्लो, एक ग्रीक वर्ड है। यहाँ पर देखिए डी थीटा अपॉन डी टी जो कि हमने डिफॉर्मेशन रेट बोला है, तो ये क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस डिफॉर्मेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं फ्लो, ठीक है। याद रखेंगे ये, इसको इस प्रकार से फिगर से आप समझ लीजिए, कोई हमारा मतलब नीचे से क्या है, कोई भी हमारा ये फिक्स है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें देखिए शियर फोर्स लगाया तो ये हमारा इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा, ये टिल्ड हो गया, ठीक है। जब शियर फोर्स क्या करेंगे, हम कॉर्नर पर ही लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये इस प्रकार से किसी एंगल पर, ये हमारा थीटा एंगल पर मान लेते हैं, ये हमारा स्लोप हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शियर स्ट्रेन जो है ये आपको दिख रहा होगा, इस यहाँ पर जो हमारा ये शियर स्ट्रेन काम कर रहा है, इधर हमारा शियर फोर्स काम कर रहा है सरफेस पर, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लड्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लड्स, आखिर क्या क्लासिफिकेशन है, कितने क्लासिफिकेशन है फ्लड्स की। तो देखिए फ्लड्स हमने बता दिया, विच कैन फ्लो इज नॉन एज फ्लड्स, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये कि कई बेसिस पर ये डिवाइड किए गए हैं, कई बेसिस पर ये डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले आपको कंप्रेसिबिलिटी की या दबाने की सुगमता के आधार पर अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, एक लिक्विड्स एंड दूसरा है गैस एंड वेपर, ठीक है। लिक्विड तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ लेंगे इसको। द्रवों के असंपीड्य तरल भी कहा जाता है इनको। ये क्या होते हैं, ये वे तरल होते हैं जिन्हें आसानी से नहीं दबाया जा सकता तथा इन पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव कम होता है, ठीक है, यह प्रभाव कम पड़ता है। इन द्रवों का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, डेंसिटी इनकी अधिक होती है और इनका जो फ्री सरफेस है ये पाई जाती है फ्री सरफेस पर, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ दाब यानी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स लगाते हैं उनके कारण इनके आकार में असीम परिवर्तन होता है, एक प्रकार से नगण्य परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो परंतु आयतन इनका निश्चित रहता है। गैस एंड वेपर की अगर हम बात करें
तो इसको आप लोग देख लेंगे, ये कंप्रेसिबल फ्लड है, यानी कि इसको हम दबा सकते हैं, ठीक है। तो ये ताप परिवर्तन का प्रभाव अधिक होता है इस पर, और इसकी जो डेंसिटी होती है या द्रव्यमान घनत्व जो होता है वो कम होता है, उसमें ज़्यादा होता था, क्योंकि देखिए जब कोई भी चीज़ हम कंप्रेस कर सकते हैं उसकी डेंसिटी कम होगी, याद रखेंगे, ठीक है। तथा इनमें मुक्त सरफेस यानी जो फ्री सरफेस है ये नहीं होती है, ये रखे जाने वाले बर्तन में पूर्ण रूप से स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सेकंड, इसी में आपका बेसिस है किस बेसिस पर, तो सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर अगर हम बात करें तो इसके आधार पर भी ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक रियल फ्लड्स, एक आइडियल फ्लड्स। रियल फ्लड्स एंड आइडियल फ्लड्स क्या होता है, देखिए ये वे तरल होते हैं जिनमें श्यानता यानी विस्कोसिटी और जो पृष्ठ तनाव होता है, ये सॉरी जो देखिए सरफेस टेंशन कह सकते हैं या पृष्ठ तनाव, ठीक है, तो उसका गुण उसमें पाया जाता है, या यूँ कहें कि इसमें विस्कस फ्लड भी होता है, तो वो हमारा कहलाता है रियल फ्लड्स, ठीक है। इसको आप देख लेंगे। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें तो आइडियल फ्लड्स क्या होता है, आइडियल फ्लड्स भी देखिए हमारा विस्कोसिटी एवं जो सरफेस टेंशन है और कंप्रेसिबिलिटी का गुण इसमें नहीं होता है, इसमें क्या होता था इसमें नहीं होता है, ठीक है। एक आदर्श तरल वास्तव में घर्षण रहित होता है, और आदर्श तरल वे तरल होते हैं जो मतलब अपने किसी भी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस उत्पन्न ये नहीं करता है, जनरेट नहीं करता है। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड बेसिस है हमारा विस्कोसिटी का मतलब नियम के आधार पर, यानी कि जो हमारा न्यूटन के विस्कोसिटी नियम है, रूल्स है, उसके आधार पर। तो देखिए एक न्यूटेनिक होता है, एक नॉन न्यूटेनियन होता है, तो 2 टाइप्स के होते हैं, न्यूटेनियन एंड नॉन न्यूटेनियन, ये भी आप देख लेंगे कि देखिए ये वे तरल होते हैं जिनमें कर्तन प्रतिबल यानी जो शियर स्ट्रेस है वो कर्तन विकृति दर, ठीक है, जो कर्तन विकृति की दर है या इसी को वेग प्रवणता भी कह सकते हैं, इसके समानुपाती होता है। इसमें क्या होता है, ये वे तरल होते हैं, दूसरे वाले में देखिए ये वे तरल होते हैं जिनमें कर्तन प्रतिबल जो होता है वो कर्तन विकृति की दर के समानुपाती नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे, इसमें नहीं होता है और इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लड्स। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लड्स की, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पर तापमान तथा दाब का प्रभाव है, ठीक है, तापमान तथा दाब का प्रभाव। दूसरा आपका है इसी में डेंसिटी एंड मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास। आपका थर्ड जो है इसमें आपको रिलेटिव डेंसिटी पढ़ना है, आपको स्पेसिफिक वेट पढ़ना है और आपको इसी में वेट डेंसिटी भी पढ़ना है, मतलब इसको कहते हैं। देखिए फोर्थ जो हमारा है वो क्या है, रिलेटिव डेंसिटी या इसी को स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कहते हैं। 5 आपको पढ़ना है, इस रिलेटिव या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं और इसी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। कोहेसन, एडहेसन और आपको इसी में विस्कोसिटी पढ़ना है, निरपेक्ष शुद्ध, यहाँ पर देखिए शुद्ध गति की श्यानता पढ़ना है, आपको सरफेस टेंशन पढ़ना है, ठीक है, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी और इसी में आपको वेपर प्रेशर एंड कंप्रेसिबिलिटी, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर हम आज कुछ प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए बेसिक फॉर्म में अगर हम बात करें तो जैसे आपका टेम्परेचर के बेसिक अगर हम देखें कि टेम्परेचर आखिर होता क्या है, ठीक है, किस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए जो हमें ठंडे व गर्माहट या गर्मपन का एहसास कराता है या होता है वो हमारा तापमान कहलाता है, ठीक है, ये तापमान के कारण ही होता है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे हम मान लेते हैं कोई बर्फ़ है और हमारा कोई आग है, जो कि बर्फ़ है वो बहुत ही ठंडा होगा, ये हमारा आग जो है बहुत ही गर्म होगा। तो इसका जो टेम्परेचर है, बर्फ़ आखिर ठंडा होता है, एक प्रकार से सॉलिड होता है, तो वो हमारा उसका टेम्परेचर कम होता है, ये हम कह सकते हैं, तभी हमारा वो क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका टेम्परेचर जो आग है वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तभी वो गर्म का एहसास देता है, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो कोई भी आग है आपका तो वो क्या होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तभी वो गर्मपन का ज़्यादातर एहसास देता है और उससे देखिए नुकसान भी हो जाता है। यहाँ पर देखिए एसआई यूनिट की अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो केल्विन इसकी एसआई यूनिट होती है। और देखिए यहाँ पर एसटीपी पर अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो यहाँ पर एसटीपी पर यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर अगर हम बात करें टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड प्रेशर की तो वो हमारा 1 atm होता है, यानी 1 एटमॉस्फेयर,
ठीक है। और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू क्या होता है, देखिए हमारा कितने पास्कल के बराबर होता है, 101,325 पास्कल। अगर हम इसको केल्विन पास्कल में अगर कन्वर्ट करें तो ये हमारा 101.325 केल्विन पास्कल हो जाएगा इसका, ठीक है। और अगर हम इसको केल्विन में इसकी बात करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो यहाँ पर 273.15 केल्विन हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो इसका देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम 0, यहाँ पर देखिए फार्मूला लगा देंगे, उसके यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे 0 रख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई 1.8 प्लस 32, तो उसके बाद हमारा ये 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कह सकते 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम किसी भी वॉल्यूम अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस कितना होता है, इसका 22.4 लीटर होता है, इसको मीटर क्यूब भी कह सकते हैं, ठीक है 22.4। अब हम बात करेंगे तापमान तथा दाब का प्रभाव, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ था हमारा, ये तो हमने बेसिक कवर कर लिया पहले ऊपर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की, तो ये हम लिक्विड में बात कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। लिक्विड में तो लिक्विड क्या है हमारा इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा कोई लिक्विड है, मान लेते हैं ये हमारा कोई पॉट है, और इस पॉट में क्या है, इस पॉट में कुछ लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड है तो हम टेम्परेचर जब इसका बढ़ा रहे हैं यहाँ से, और ये हम क्या कर रहे हैं प्रेशर भी लगा रहे हैं इसमें, तो प्रेशर लगाएंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस भी इसमें होगा, क्योंकि हम टेम्परेचर लगा रहे हैं। और इसका जो प्रेशर डिफरेंस है वो हमारा कुछ और ज़्यादा क्या करेगा, इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। वैसे तो इनकम्प्रेसिबल है, कोई भी डिफेक्ट मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर हम इसको मतलब कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि अत्यधिक, यहाँ पर देखिए प्रेशर के फॉर्म में अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए अत्यधिक दाब लगाने से द्रवों के आयतन में थोड़ी कमी होती है, ठीक है। आयतन क्या होता है, दाब लगाते तो आयतन में थोड़ा कमी हो जाती है, यानी जब हम आयतन बढ़ाएंगे तो हमारा जो मतलब देखिए दाब बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अर्थात दाब परिवर्तन यानी कि हमारा जो डेल्टा पी है होने से द्रवों के आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है, ये भी याद रखेंगे। अगर हम दाब मतलब परिवर्तन कर रहे हैं यानी डेल्टा पी हो जा रहा है तो उसमें जो उसका वैल्यूम है उसमें भी परिवर्तन कम होता है। टेम्परेचर के फॉर्म में अगर बात करें, यानी कि जब हम किसी प्रकार आयतन तापमान में परिवर्तन होने पर द्रवों के जो आयतन होते हैं उस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अर्थात तापमान जो परिवर्तन है डेल्टा टी होने पर द्रवों के आयतन में बहुत थोड़ा परिवर्तन होता है, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। गैसों तथा अगर हम बात करें गैस एंड वेपर में, तो गैस एंड वेपर में अगर हम बात करें तो देखिए इसके फॉर्म में आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए तो गैस और आपका वेपर में अगर हम बात करें तो तापमान बढ़ने से गैसों का आयतन बढ़ता है। अगर तापमान बढ़ रहा है तो आपका आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। गैस के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अर्थात तापमान वृद्धि होने पर गैसों के आयतन में विस्तार यानी एक्सपेंशन होने लगता है, और तापमान घटाने पर इसका आयतन कम होता है, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं टेम्परेचर गैस के फॉर्म में टेम्परेचर वैल्यूम पर डिपेंड करता है, ठीक है। दाब बढ़ने से गैसों का आयतन कम होता है, मतलब दाब बढ़ाएंगे तो गैसों का आयतन क्या होगा, कम होगा। ये किसके फॉर्म में, ये हमारा दाब के फॉर्म में, ठीक है। ये टेम्परेचर के फॉर्म में था, ये हमारा दाब के फॉर्म में यहाँ से शुरू होता है। दाब बढ़ाने पर हमारा क्या होगा, दाब बढ़ाएंगे तो किसी भी वेपर एंड गैसेस का जो आयतन होगा वो कम होगा, ठीक है। अर्थात गैसों के आयतन में कंप्रेशन होता है और ये क्या होता है, एक प्रकार से इसका वैल्यूम कम होने लगता है, ठीक है। और दाब घटाने पर आयतन बढ़ता है, याद रखेंगे। इसका जस्ट उल्टा होता है, इसको आप कह सकते हैं चॉल्स लॉ, इसको आप कह सकते हैं बॉयल्स लॉ, ठीक है। चॉल्स लॉ यानी कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपका वॉल्यूम बढ़ा, और आपका इसमें देखिए तो प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटा, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड, इसी में सेकंड आपकी प्रॉपर्टीज़ आती है डेंसिटी, इसी को बोलते हैं मास डेंसिटी, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक मास, और इसी को बोलते हैं यूनिट मास। चारों नाम से इसे जाना जाता है, तो आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लेंगे। देखिए अगर हम बात करें तो आप इसकी अगर ये डिफिनीशन आपको ना समझ में आए तो दूसरी डिफिनीशन भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसको रो से डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो आप डेंसिटी जानते हैं, रो से डिनोट करते हैं, ये तो आप बेसिक ही है, ठीक है, ये बेसिक है, आप जानते हैं इसको। तो देखिए तरल के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात जो होता है उसको हम बोलते हैं घनत्व, या इसी को बोलते हैं संहति घनत्व यही हमारा कहलाता है। अब इसको हम रो से डिनोट करते हैं, तो रो बराबर m/v मास बटे द्रव्यमान, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये आप जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है।
यदि हम वॉल्यूम को 1 मान लें तो हमारा रो बराबर मतलब मास निकल जाएगा। दूसरा आप डिफिनीशन भी लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, यानी इकाई आयतन रखा ना, एक आयतन रखा, जितनी संहति होती है यानी कि ये जो मास होती है वही हमारा उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। यूनिट की बात कर देखिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, ये मतलब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब हम बात करते हैं रो यानी डेंसिटी इक्वल टू तरल की संहति अपॉन तरल का आयतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से फार्मूला आप लिख देंगे। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये देखिए आप फिगर भी बना के दिखा सकते हैं। यहाँ पर कोई वाटर है और यहाँ पर देखिए पार्टिकल है हमारे, यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर है यहाँ पर हमारा ये, ठीक है। तो आप इसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इसका जो यूनिट है वो आप हर एक मतलब यूनिट में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 मीटर क्यूब या मीटर क्यूब लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर, 1 मिलीलीटर, आप इस प्रकार से इसको डिनोट कर सकते हैं। देखिए मतलब डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो आप इस, क्योंकि देखिए ये हमारा 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 लीटर इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर के फॉर्म में 10 की पावर क्यूब सेंटीमीटर का होल क्यूब, यानी कि यहाँ से देखिए अगर हम बात करें तो 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से हमारा 1 लीटर इक्वल टू आ गया। अब हम बात करेंगे मीटर में, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू पावर -2 मीटर होता है। ये आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर क्या होता है आपका 1/100 मीटर होता है, ठीक है, 1/100 मीटर होता है। तो यानी जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। 1 लीटर इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा आपका 1 लीटर में, तो आपका सेंटीमीटर के फॉर्म में इतना हो गया, और जो लीटर के फॉर्म में आप निकालेंगे तो देखिए 10 टू की पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये हमारा 2×3 6 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। अब इसको जब हम यहाँ पर पावर देखिए हमारा मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है तो -6 और +3 यानी कि -3 हो जाएगा, यानी कि हमारा 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब आ गया। यहाँ पर देखिए अगर हम फाइंड करें मास को तो यहाँ पर देखिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये एक, मतलब इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं किसी भी मास को मेज़र करते हैं, ठीक है। एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है यहाँ पर देखिए फिजिकल बैलेंस, इसी को बोलते हैं बीम बैलेंस भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। आप जब लैब में जाएंगे तो इसका आप देख सकते हैं, इसको एक मतलब एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मास ऑफ 1 लीटर वाटर अगर हम बात करें तो मान लीजिए 1 किलोग्राम है, ठीक है। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर की अगर हम बात करें यानी कि डेंसिटी किसकी, वाटर की, तो 1 किलोग्राम अपॉन 1 लीटर, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख देंगे क्योंकि m/v होता है फार्मूला, तो m यानी किलोग्राम और यहाँ पर लीटर, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। दूसरी यूनिट में अगर हम बात करें तो इसको हमने ये लिख दिया। तो रो वाटर अगर हम बात करें तो 10 की पावर 3 हमारा ग्राम मीटर हो गया और 10 की पावर 3 मिलीलीटर हो गया। अब इसको हम यहाँ से देखिए हमारा ये तो ख़त्म हो जाएगा, 10 की पावर 3 जो है हमारा सिर्फ यूनिट बचा यहाँ पर। तो अब देखिए अगर ये तो हमारा होगा किसमें ग्राम प्रति मिलीलीटर में, तो ये आप मतलब इसको दिखा देंगे। अब हम बात करते हैं मीटर के फॉर्म में। तो मीटर के फॉर्म में आपका देखिए यहाँ पर क्या होता है मीटर के फॉर्म में, तो रो वाटर यानी कि जो आपका डेंसिटी ऑफ वाटर है ये हमारा 1 किलोग्राम बटे 10 की पावर -3 मीटर क्यूब हो गया। ये हमारा यहाँ पर देखिए, तो आप अगर हम इसको देखिए यहाँ पर डिफाइन करें तो ये हमारा जो 10 की पावर 3 है ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर है। तो ये आप लिख देंगे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के फॉर्म में है ये। अब हम बात करेंगे ग्राम मीटर या आपका देखिए ग्राम या सेंटीमीटर के फॉर्म में अगर हम बात करें तो रो ऑफ वाटर यहाँ पर देखिए आपका ये हो गया मतलब ग्राम के 10 की पावर 3, उसके बाद गुणे 10 की पावर 3 ग्राम, क्योंकि ग्राम में हमको कन्वर्ट करना है, या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए अपॉन में 10 की पावर, क्योंकि एक सेंटीमीटर अभी हमने बताया आपको कि 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर होता है। तो आप जब देखिए यहाँ पर नीचे रहेगा तो 10 की पावर 2 ही लिखेंगे, यानी कि 1/100। तो यहाँ पर देखिए इसको 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर क्यूब है। यहाँ पर देखिए ये हमारी पावर 6 हो गई और ये हमारा पावर ए भी 6 हो गई, 6 ये हमारा पावर कट जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 6 से। ये फाइनली हमारा जितना यूनिट है सिर्फ यूनिट ही बचेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको आप यहाँ पर ग्राम के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं।
अब यूनिट ऑफ डेंसिटी की अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ डेंसिटी हमारी यहाँ से देखिए, क्योंकि रो बराबर एम अपॉन वी होता है तो एम की यूनिट जो होती है वो किलोग्राम होती है और वी की मीटर क्यूब होती है। एम के एस में यूनिट की अगर हम बात करें तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, सीजीएस की अगर हम बात करें तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका मात्रक होता है, या इसी को ग्राम प्रति मतलब सीसी भी लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, आप याद रखेंगे इसे, इस प्रकार से भी इसको लिखा जाता है। नोट पॉइंट में आप क्या लिख देंगे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर में कितना होता है तो यहाँ पर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। अगर डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए डायमेंशन भी आप शो कर देंगे यहाँ पर कि आप डायमेंशन किस प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि m अपॉन वी होता है तो v m हमारा ये तो हमारा m ही रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं, और v जो हमारा इसका ये हमारा लीटर क्यूब होता है या मीटर क्यूब कह सकते हैं, तो इसको हम L से डिनोट करेंगे यानी इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब देखिए ये हमारा ऊपर जाएगा, L वाला जो मतलब फंक्शन है तो ये हमारा ऊपर गया तो हमारा माइनस में हो गया। अब इसकी हम बात करेंगे कि क्वांटिटी क्या है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर की अगर हम डेंसिटी की बात करें वो भी हम किस पर मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करें तो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है प्योर वाटर की डेंसिटी। यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेयर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम बात करें प्योर वाटर की डेंसिटी क्या होती है तो 998 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है, वो भी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो इसको मतलब 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर अगर हम बात करें तो 1003 होता है किसी वाटर का डेंसिटी। और देखिए अगर चेंज ऑफ जस्ट मतलब आपको यहाँ पर बात करें तो 0 मतलब इसका जो चेंजमेंट निकलेगा, जो आपका डिफरेंस निकलेगा वो 0.5 निकलेगा इन दोनों में चेंजमेंट की अगर हम बात करें तो इन दोनों के चेंजमेंट में। ठीक है, इन दोनों के, क्योंकि वो 998 यहाँ पर 1003 है, तो आप इस प्रकार से इसको नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि इसका कोई भी ज़्यादा महत्व नहीं होगा, 0.5 का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर में। ठीक है, ऑन टेम्परेचर तो अगर हम 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पर देखिए, एक मिनट यहाँ पर देखिए, तो टेम्परेचर में क्या करें 1 एटमॉस्फेयर लें तो यहाँ पर देखिए 998 इसका प्योर वाटर की डेंसिटी हो जाएगी, वो भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि यही हमारा टेम्परेचर है। और अगर हम 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करें तो 975 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्योर वाटर की डेंसिटी की हम बात करें अलग अलग मतलब प्रेशर पर एंड टेम्परेचर पर, और इसकी जो चेंजमेंट निकलेगी वो 2.3% निकलेगी, यानी हम इसको लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर हम अलग अलग मतलब डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर की बात करें अलग अलग टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो देखिए 998.2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हमारा ये किस में होता है, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर होता है। प्योर वाटर की अगर हम बात करें तो ये 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ये देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसलिए इसको देख लीजिएगा, यही आपको ज़्यादातर मिलेगा। ठीक है, यही रखना होगा। देखिए ये हमारा किस पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर होता है। अगर हम बात करें तो सी वाटर जो हमारा समुद्र वाटर होता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1025 होती है, वो भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर पर। एयर की बात करें तो 1.24 इसकी होती है जो हमारा डेंसिटी होती है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अगर पारा की बात करें Hg की तो हमारा देखिए 13,550 होता है, और ये हमारा अगर इसको हम कन्वर्ट करें यहाँ पर देखिए मीटर क्यूब तो इसको मतलब यूनिट भी आप लिख देंगे, ये हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर होता है। कैरोसिन की बात करें तो 804 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यह भी हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर होता है। देखिए बुक में सारा कुछ यहाँ पर मतलब आपका जो मतलब डेंसिटी है, ठीक है, जितनी भी डेंसिटी है आपको वो और भी दी हुई हैं 2-4, ठीक है, बढ़ाकर, तो उसको भी आप लोग उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना हमने यहाँ पर लिख दिया है उसको इसका ज़्यादा मोस्टली आपका यूज़ होगा न्यूमेरिकल पोर्शन में। ठीक है, देखिए अब इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डेंसिटी का टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो देखिए पी रो बराबर एम अपॉन वी होता है, तो इसको हम एक प्रकार से लिख दें, ये हमारा क्या है चॉल्स लॉ है और ये हमारा बॉयल्स लॉ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम कंपेयर करें तो देखिए अगर किसी भी हमारा टेम्परेचर हम किसी का भी बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी इसका बढ़ेगा, बट इसका जो डेंसिटी है वो घटेगा। टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर जो डेंसिटी है वो बढ़ेगा, यानी कि कह सकते हैं टेम्परेचर हमारा वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, जब बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है, घटा रहे हैं तो घट रहा है, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करता है रो पर। ठीक है,
और इसका उल्टा होता है जस्ट, ये दोनों चीज़ याद रखेंगे। प्रेशर पे अगर हम बात करें तो प्रेशर पे देखिए प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम घटा, यहाँ पर देखिए इसका रो जो है वो भी बढ़ गया। और अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमने जैसे ही घटाया वॉल्यूम हमारा बढ़ गया, और ये जो हमारा डेंसिटी है ये भी हमारा क्या हुआ, घट गया। यानी कि ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है प्रेशर जो होता है, याद रखेंगे इसको। और जो वॉल्यूम है इसके रेसिप्रोकल होता है जस्ट। तो इतना देखिए सारा कुछ यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़ आपकी ख़त्म हो गई हैं, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम आपको देखिए अब नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ से आपका देखिए यहाँ से आपकी दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी ख़त्म होती है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के साथ।